अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने स्टार्ट किया था कि परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच, जिसमें इवैल्यूएटिंग क्वालिटी एश्योरेंस डाटा का हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें जो था वो हमने दो टॉपिक्स स्टार्ट किए थे। जिसमें हमने दो टाइप्स थी जिसमें से हमने प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच जो थी वो पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, और जो नेक्स्ट हमने अप्रोच स्टार्ट की थी वो थी परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच। परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच के हमने कहा था कि दो मेथड्स होते हैं, दो वेज होते हैं जिनके जरिए हम क्या करते हैं, अपने क्वालिटी एश्योरेंस के डाटा को जो है वो इवैल्यूएट करते हैं। जिसमें परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच को जो है वो बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, या फिर हम ये कह लें कि हम अपने डाटा को चेक करने के लिए कि हमारा डाटा जो है वो अंडर सिस्टमेटिक स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है या नहीं, उसके लिए हम दो मेथड्स यूज़ करते हैं, दो टाइप्स के कंट्रोल चार्ट्स यूज़ करते हैं। जिसमें फर्स्ट हमने जो था वो लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, जिसको जो था कि कंस्ट्रक्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट, के हम प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक कंट्रोल चार्ट यूज़ करते हैं। उस कंट्रोल चार्ट को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं उसकी हमने प्रॉपर डेफिनेशन जो थी वो पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने कहा था कि हम अपनी क्या करते हैं कि कोई भी एक कंट्रोल गाइडलाइन के सॉरी सेंट्रल लाइन या मीन वैल्यू एक हम फाइंड आउट कर लेते हैं, और हम कहते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी हम इवेल्युएट कर रहे हैं उसके जो भी हमारे पास रिजल्ट आने चाहिए वो सेंट्रल लाइन के पास ही आने चाहिए। ठीक है, तो वो हम सेंट्रल लाइन हम अपनी कैसे फाइंड आउट करते थे कि हम जितने भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज हम एनालाइज कर रहे हैं हम उसकी मीन वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देन हमने ये देखना है कि हमारी जो वैल्यूज आती हैं, जो प्रॉपर्टी हम एनालाइज कर रहे हैं वो अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है या नहीं, या इन अदर वर्ड्स हम ये कहें कि हमारी मीन वैल्यू से वो वैल्यूज कितनी डेविएट करती है, तो वो उसके लिए हम क्या करते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यूज़ करते थे जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इसके अलावा हमने कहा था कि जो हम कंट्रोल चार्ट यूज़ करते हैं उसके अंदर हमने क्या किए थे कि कुछ लिमिट सेट की हुई थी कि अगर हमारा जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं, जो भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो भी हम परफॉर्मेंस जो परफॉर्म कर रहे हैं या सिंथेसाइज कर रहे हैं या जो भी प्रोसेस चल रहा है उसके लिए हम कुछ लिमिट सेट करते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमारा रिजल्ट है वो विद इन दीज लिमिट्स आएंगे तो हमारा जो डाटा होगा वो अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल होगा। उसके लिए कौन कौन से लिमिट्स होते हैं, अपर वार्निंग लिमिट और लोअर वार्निंग लिमिट। ठीक है, अपर वार्निंग लिमिट के अंदर बेसिकली क्या था कि जिसके अंदर हमने कहा था कि जो हमारी सेंट्रल लाइन होती है उससे जो वैल्यूज़ जो है वो डेविएट करें, मतलब दो ज़्यादा हो सकती हैं उस पॉइंट तक जो है वो जाएं। इसी तरह जो मिनिमम अगर लो वैल्यू के अंदर जाए तो डेविएशन 2 का ही हो। इसी तरह हमने अपर कंट्रोल लिमिट की हमने देखी थी कि क्या हो, मिनिमम जो है वो क्या हो 3 तक जो है वो डेविएट कर सकें वैल्यूज़, या फिर इसी तरह लोअर के अंदर अगर कह रहे हैं तो हम क्या करने कहा था कि माइनस के अंदर अगर वैल्यूज़ आ रही है तो मिनिमम 3 वैल्यूज़ जो है वो डेविएट करें। बेसिकली ये हमने क्या कहा था अपने कंट्रोल चार्ट के सेट करने के लिए लिमिट्स थी। यहाँ पे जो है वो बेसिकली कंस्ट्रक्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट का जो है वो मैंने कंट्रोल चार्ट जो है वो डिज़ाइन किया डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारी क्या है, सेंट्रल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी अपर कंट्रोल लिमिट, अपर वार्निंग लिमिट आती है। इसी तरह यहाँ पे हमारी लोअर वार्निंग लिमिट और देन हमारी लोअर कंट्रोल लिमिट। अब क्या है, आपका जो भी एनालिसिस आप कर रहे हैं, आप जो भी अपना प्रोसेस रन कर रहे हैं, उस प्रोसेस या जो भी आप प्रॉपर्टी एनालाइज कर रहे हैं, जब हम उसको इवेलुएट करते हैं, एनालाइज करते हैं, तो तब हम क्या करते हैं, हम ये सेंट्रल लाइन जो है वो जिसको हम मीन वैल्यू भी कहते हैं, हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे जितने भी रिजल्ट आए वो विद इन जो है वो इस सेंट्रल लाइन के क्लोज हो। इस सेंट्रल लाइन से जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतनी ही हम क्या कहते हैं कि हमारी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो एक्यूरेट होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो क्या करते हैं, डेविएट करते हैं। ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे हम कह लें या फिर इन अ नेगेटिव वे कह लें, अगर वो डेविएट करते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास हमारा रिजल्ट आता है वो उसको इफेक्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये कोई भी एक प्रॉपर्टी है जिसका सीक्वेंस है, मतलब जो कि नंबर ऑफ एनालिसिस हमने किए गए हैं कि हमारे पास 15 सैम्पल्स हैं, ये 15 का प्रोसेस है, कोई भी 15 स्टेप्स का जो को हम एनालाइज करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जो ग्राफ है ये इंडिकेट करता है कि जितने भी पॉइंट्स अगर ये सेंट्रल लाइन के क्लोज आते रहेंगे तो इट्स मीन क्या है, वो हमारा स्टैटिस्टिकल कंट्रोल के अंदर है। लेकिन यहाँ पे लोअर वार्निंग लिमिट है कि अगर पॉइंट्स ज़्यादा पॉइंट्स या कम पॉइंट्स इस सेंट्रल लोअर वार्निंग लिमिट से नीचे जाते हैं तो इट्स मीन हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से बाहर जा रहा है। अगर वो बिल्कुल ही लोअर कंट्रोल लिमिट से आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं पॉइंट्स, मतलब हमारे पास वैल्यूज़ ऐसी आती हैं जो जिनका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले होंगे कि उसकी वैल्यू जो है वो लोअर वार्निंग लिमिट से या लोअर कंट्रोल लिमिट से बिलो आ रही है, या हम लेट्स सपोज कहते हैं कि हमारे पास ग्राफ जो है या जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास ये कहाँ जाए, हमारे अपर वार्निंग लिमिट से अबव चले जाते हैं या अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर चले जाते हैं, तो ये हमें जो कंट्रोल चार्ट होते हैं, जो हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस रनिंग होता है साथ साथ उसमें क्या हो रहे हैं कि हमारे कंट्रोल चार्ट डिस्प्ले हो रहे हैं जो हमें ये इवैल्यूएट करके बताते हैं कि हमारा सिस्टम जो है वो अंडर कंट्रोल लिमिट है या नहीं है। तो जितने पॉइंट जो है वो इस सेंट्रल लाइन से अबव या बिलो जाएंगे उतना ही हमें क्या पता चलता है कि इधर हमारा सिस्टम जो है वो अंडर कंट्रोल है या नहीं है। अगर सिस्टम अंडर कंट्रोल जा रहे हैं तो कौन कौन से ऐसी रीजन्स हैं जिनकी वजह से सिस्टम जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं है, कौन से पॉइंट्स या कौन सी ऐसी मैयर्स जो है वो रिक्वायर्ड है या ऐसे एक्शंस लेने चाहिए ताकि हमारे पास क्या हो सके कि हमारे रिजल्ट जो है वो विद इन लिमिट्स आ सकें। ठीक है, ये हमने देख लिया प्रॉपर्टी बेस्ड चार्ट पे। जो सेकंड
टाइप के हमारे पास चार्ट होते हैं जिनको हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं, वो होते हैं कंस्ट्रक्टिंग अ प्रिसिजन कंट्रोल चार्ट। प्रिसिजन कंट्रोल चार्ट भी जो है वो यूज़ करते हैं। अब हम वो देखते हैं कि वो हमारे पास क्या होते हैं। प्रिसिजन कंट्रोल चार्ट है जैसे कि, तो आपको ऑब्वियसली समझ आ रहा होगा, तो क्या होगा कि जो किसी भी जो रिजल्ट है हमारे पास, जो भी एनालिसिस हैं, उनकी प्रिसिजन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं कि हमारा जो भी मेथड है, प्रोसेस है, वो कितना प्रिसाइज है। कंस्ट्रक्टिंग अ प्रिसिजन कंट्रोल चार्ट, ठीक है। द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ प्रिसिजन यूज इन कंस्ट्रक्टिंग अ प्रिसिजन कंट्रोल चार्ट इज द रेंज। अच्छा, जब हम प्रिसिजन कंट्रोल चार्ट को डेवलप करते हैं या बनाते हैं, तो इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो हम रेंज यूज़ करते हैं। मीन्स क्या कि हम एक रेंज डिज़ाइन कर लेते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि एक हमारी अपर रेंज है और एक लोअर रेंज है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि हमारी, या इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि एक स्मॉलेस्ट और एक लार्जेस्ट वैल्यू के दरमियान की हम रेंज रख लेते हैं कि हमारे जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो इसी रेंज के दरमियान में आएंगे। तो वो क्या होंगे कि हमारे जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी हम एनालाइज कर रहे हैं, जो भी हम एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हमारा चल रहा है, वो हमारे अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है या नहीं। या फिर आइदर हम ये कह सकते हैं कि वो जो रेंज हम सेट कर लेते हैं स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू के दरमियान की, वो हमें ये बताती है कि हमारा जो रिजल्ट है वो प्रिसाइज है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिसिजन कंट्रोल चार्ट्स यूज़ करते हैं, क्योंकि प्रिसिजन कंट्रोल चार्ट के लिए क्या, मैंने जैसे बताया कि हम क्या करते हैं, रेंज को यूज़ करते हैं। तो रेंज हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, एक्स लार्ज माइनस एक्स स्मॉल, ठीक है। इस फार्मूले के जरिए हम क्या कर लेते हैं, अपनी रेंज फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या रेंज होनी चाहिए। टू कंस्ट्रक्ट द कंट्रोल चार्ट रेंज इज फ्रॉम मिनिमम ऑफ 15। अच्छा, प्रिसिजन कंट्रोल चार्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो सैंपल जो हम एनालाइज करें, क्योंकि हमने कहा कि हम प्रिसिजन फाइंड आउट करनी है, तो 15 से 20 सैंपल जो है वो हम लाजमी एनालाइज करते हैं। देन उनके पास जो भी हमारे पास रिजल्ट आते हैं, हम उनका क्या करते हैं, प्रिसिजन कंट्रोल चार्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो हम रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, सेम वही कि हमारे पास कितनी नंबर ऑफ रेंजेस हमने फाइंड आउट की है, ठीक है, ओवर डिवाइडेड बाय n। और इसके लिए भी अपर कंट्रोल लिमिट हमारे पास होती है लोअर कंट्रोल, नहीं, अपर वार्निंग लिमिट मल्टीप्लाई बाय आर जो हमारे पास यही रेंज जो हमने फाइंड आउट कर ली वो हमारे पास आ गई। और FUCL और FUWR आर स्टैटिस्टिकल फैक्टर डिटरमाइन बाय द नंबर ऑफ रेप्लिकेट यूज टू डिटरमिन द रेंज। यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, स्टैटिस्टिकल फैक्टर है जो हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं कि हमने कितने नंबर ऑफ सैम्पल्स रेप्लिकेट्स जो है वो एनालाइज करें, उससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। और इसका बिकॉज द रेंज ऑलवेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देयर इज नो लोअर कंट्रोल लिमिट और लोअर वार्निंग लिमिट। अच्छा, एक और चीज़ जो है आपने देखा है कि यहाँ पे हमने क्या कहा कि अपर कंट्रोल लिमिट और सिर्फ अपर वार्निंग लिमिट होती है। रेंज है या प्रिसिजन कंट्रोल चार्ट के अंदर लोअर कंट्रोल लिमिट या लोअर वार्निंग लिमिट नहीं होती। क्यों, क्या कि जो भी हम रेंज अपनी सेट करते हैं तो वो हमेशा 0 से अबव होती है, 0 से बिलो नहीं होती। तो इसी वजह से, क्योंकि हमने कहा कि नेगेटिव के अंदर हम रेंज को नहीं रखते, तो इसी वजह से रेंज के अंदर जो है वो लोअर कंट्रोल लिमिट या लोअर वार्निंग लिमिट नहीं होती, ठीक है। इसका हम ग्राफ देखते हैं कि किस तरह से इसका जो है वो ग्राफ बनता है कंट्रोल चार्ट का, वो हम देखेंगे। जैसा कि हमने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें जो है वो हमारे पास क्या होगा, सिर्फ हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट होगी, लोअर कंट्रोल लिमिट हमारे पास नहीं होती। इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो इसका भी ग्राफ सिमिलर टू दैट है जो हमने अभी पीछे इसका देखा, लेकिन क्योंकि इसमें अपर कंट्रोल लिमिट और सिर्फ अपर वार्निंग लिमिट है, लोअर वार्निंग लिमिट इसमें नहीं होती, ठीक है। इस तरह से, और अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं यहाँ पे,
ठीक है। कुछ इस तरह से जो है हमारे पास प्रिसीजन कंट्रोल के चार्ट्स जो है वो डिवेलप होगा। यहाँ पे हमारे पास वही रेंज आ जाएगी, ठीक है। रेंज का जैसे मैंने बताया कि हमारे पास नेगेटिव में नहीं होती, तो हम इस बिलो ज़ीरो नहीं जाती, तो इसीलिए इसको हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। 0.20, देन हमारे पास 0.30, देन 0.40, 0.50 और 0.60 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही सीक्वेंस के कितने हमने सैंपल एनालाइज किए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 1700 ऑन, ये हमारे पास सीक्वेंस है हमारे सैंपल्स का, ठीक है। यहाँ पे वही हमारे पास अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर वार्निंग, अपर वार्निंग लिमिट, ठीक है, और ये हमारे पास वही हमारी रेंज आ गई। तो बेसिकली जो रेंज कंट्रोल चार्ट्स होते हैं वो हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं। और जो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, क्योंकि हमने प्रिसीजन फाइंड आउट करने होते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो भी हम प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट जब भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करें, वैरायटी ऑफ सैंपल जो है वो लार्ज नंबर ऑफ सैंपल या रेप्लिकेट सैंपल्स हम यूज़ करते हैं, 15 to 20 सैंपल्स हम यूज़ करते हैं। देन हम क्या करते हैं, अपना प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट जो है वो प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट जो है हम डिज़ाइन करते हैं। मजीद इसका देखें कि हम प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट को हम कहाँ पे किस टाइप के सैंपल्स के लिए यूज़ करते हैं। प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट इज स्ट्रिक्टली वैलिड ओनली फॉर द रेप्लिकेट एनालिसिस ऑफ आइडेंटिकल, जो हमारे पास आइडेंटिकल सैंपल्स होते हैं उनके रेप्लिकेट एनालिसिस के लिए ही हम सिर्फ कंट्रोल चार्ट को यूज़ करते हैं। सच एज कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे पास के स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल्स हैं, उनके लिए हम यूज़ करते हैं। नॉन आइडेंटिकल सैंपल सच एज अ सीरीज ऑफ क्लिनिकल एनवायरमेंटल sample is complicated by the fact that the range is usually not dependent of the magnitude of x large and x small, ठीक है। तो यूजुअली जो हमारे पास जो दूसरे आम सैंपल्स होते हैं उनके लिए हम ये जो है वो ये वाला चार्ट नहीं यूज़ करते, बल्कि जो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल हैं या फिर जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, हम उनके लिए जो है प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट यूज़ करते हैं फाइंड आउट करने के लिए कि आइदर जो हमारे पास हमारा डाटा है वो क्या है, अपने डाटा को जो है वो इवेलुएट करने के लिए कि जो हमारे पास डाटा है वो हमारे पास जो है वो अंडर कंट्रोल है भी या नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंटरप्रेटिंग का कंट्रोल चार्ट, जो हमारे पास जो है वो दो चार्ट से हमने प्रिसीजन कंट्रोल चार्ट है और हमारे पास प्रॉपर्टी कंट्रोल चार्ट था, प्रॉपर्टी बेस्ड कंट्रोल चार्ट था, तो उसको हम इवेलुएट किस तरह से करते हैं, इंटरप्रेट किस तरह से करते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम ये कहें कि हमारे पास जो है चार्ट्स आते हैं वो हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हमारा सिस्टम जो है वो अंडर कंट्रोल है या नहीं है। इंटरप्रेटिंग दी कंट्रोल चार्ट्स, कंट्रोल चार्ट को हम अपने डाटा को इवेलुएट करने के लिए किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें क्या कहा है कि मेन मकसद जो कंट्रोल चार्ट्स का है वो क्या है, हमें इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि हम इवेलुएट कर सकें कि हमारे पास जो भी हमारा डाटा है या सिस्टम है या जो भी प्रोसेस रन कर रहा है वो अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है या नहीं है। तो बेसिकली कुछ रूल्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब अपने जो भी क्वालिटी कंट्रोल के हमारे पास चार्ट्स आते हैं, जो भी उन चार्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए, जिनसे हम ये इवेलुएट करते हैं कि सिस्टम अंडर कंट्रोल है या नहीं है, ठीक है। जिसमें रूल नंबर 1 आता है, क्या है, a system is considered to be out of statistical control if any single point exceeds either the upper control limit or the lower control limit। जो अगर हमने सिंपल, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लूँ, जो हम देखें अभी तक हमने ग्राफ, हमने सेंट्रल लाइन देखते थे, मैं अभी जनरली सिर्फ आपको समझाने के लिए रफ सा ही ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ था, ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास क्या हो सकता है, डाटा कोई भी रैंडमली अगर मैं डाटा डायरेक्ट कर रही हूँ,
ठीक है, ये कोई भी ऐसे सपोज्ड वैल्यू का मैंने जो है वो एक कंट्रोल चार्ट डिज़ाइन किया है। बेसिकली क्या है कि हम डिस्कस रूल करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या था, सीक्वेंस था, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, अपर कंट्रोल लिमिट, अपर वार्निंग लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, लोअर वार्निंग लिमिट एंड देन लोअर कंट्रोल लिमिट। सीक्वेंस और इस टाइप पे हमारे पास क्या थी, जो भी प्रॉपर्टी स्टडी की थी वो प्रॉपर्टी थी, ठीक है। परसेंट रिकवरी, कितनी रिकवरी हो रही है, ठीक है। अब अगर इसका मैं पहला पॉइंट जो मैं रूल नंबर 1 लिख रही हूँ वो अगर मैं बताऊँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट रूल क्या है, अ सिस्टम इज सेट टू बी आउट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इफ एनी वन ऑफ द सिंगल पॉइंट एक्सीड आइदर द अपर कंट्रोल लिमिट और द लोअर कंट्रोल लिमिट। हम कहेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, आउट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है। किस वक्त, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट भी या तो लोअर कंट्रोल लिमिट से नीचे चला जाता है या फिर ये जो हमारी अपर कंट्रोल लिमिट है इससे बाहर चला जाता है, तो वो सिस्टम हमारा क्या कहलाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड जो रूल होता है हमने फाइंड आउट करने, फर्स्ट रूल क्या कि इफ एनी सिंगल पॉइंट एक्सीड आइदर द अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट, सिस्टम इज सेट टू बी आउट ऑफ कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल। कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर, जिसके अंदर रूल नंबर 1 क्या है कि इफ एनी सिंगल पॉइंट एक्सीड, रूल 1 क्या है, सिस्टम इज सेट टू बी आउट ऑफ कंट्रोल इफ एनी सिंगल पॉइंट एक्सीड लोअर कंट्रोल लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। हमारा सिस्टम जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा अगर हमारा एक पॉइंट भी जो है वो लोअर कंट्रोल लिमिट से या अपर कंट्रोल लिमिट से बाहर जाता है। सेकंड क्या है, अ सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी आउट ऑफ कंट्रोल इफ 2 आउट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। सेकंड रूल क्या है, इस इफ 2 आउट ऑफ 3 consecutive points are between consecutive points are between the upper control limit warning and are between upper warning limit and upper control limit or lower warning limit or and लोअर कंट्रोल लिमिट, ठीक है। सेकंड केस क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल है, अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है, 1 2 3 आ रही हैं, अगर ये 3 वैल्यूज़ में से क्या होती है, मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ कि अगर हम कहते हैं कि अगर ये 3 वैल्यू जो हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ, अगर हम कहते हैं कि हमारी 3 वैल्यू कंसेक्यूटिव वैल्यू 3 आई हैं और 3 में से जो है वो 2 वैल्यू कहाँ पे आई हैं, अपर वार्निंग और लोअर वार्निंग लिमिट के दरमियान आई है और ठीक थी। अब ये देखिए 2, क्योंकि 3 कंसेक्यूटिव वैल्यू थी, 3 में से क्या है 2 वैल्यूज़ कहाँ पे आई हैं हमारे पास, हमारे इस तरह से अगर मैं ग्राफ करूँ, ठीक है, तो ये कहाँ पे आ रही है हमारे पास अपर वार्निंग और अपर कंट्रोल लिमिट और अपर वार्निंग लिमिट के दरमियान आ रही हैं 2 वैल्यूज़, तो इट्स मीन ये हमारा सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल है। इसी तरह से अगर ये तीनों वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाए लोअर कंट्रोल लिमिट या लोअर वार्निंग लिमिट के दरमियान आएंगी, तो उस वक्त भी हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से आउट होगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास पॉइंट आता है, सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी आउट ऑफ कंट्रोल। रूल नंबर 3 क्या है, अ सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी आउट ऑफ कंट्रोल इफ अ रन ऑफ 7 कंसेक्यूटिव अबव और कंप्लीटली बिलो द सेंट्रल लाइन, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन है
कि हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल है अगर क्या है कि 7 कंसेक्टिव पॉइंट जो है या तो बिलो हो या फिर अबव हो हमारी सेंट्रल लाइन से। सिस्टम इज सेड टू बी आउट ऑफ कंट्रोल इफ अ रन ऑफ 7 consecutive point is below or above the central line, ठीक है। उस सिस्टम को हम दोबारा से क्या कहेंगे कि आउट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है अगर हमारा क्या होंगी कि जो भी हमने अपना एनालिसिस किया है उन लेट्स सपोज कि हमारे पास 7 सैम्पल्स है जिनको हम एनालाइज कर रहे हैं, अगर ये 7 के 7 पॉइंट्स जितने भी हमारे पास ये जितने भी पॉइंट्स आते हैं कोई भी पॉइंट जो है वो इस सेंट्रल लाइन पे नहीं आता और वो सेंट्रल लाइन से ऊपर या नीचे आते हैं तो वो सिस्टम हमारा आउट ऑफ कंट्रोल कहलाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे भी देखें तो कोई भी पॉइंट हमारा सेंट्रल लाइन पे नहीं आ रहा तो इट्स मीन ये वाले जिस चीज़ को भी हमने एनालाइज किया है वो सिस्टम हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद जो रूल नंबर 4 आता है वो है a system is considered to be out of statistical control if 6 consecutive points are all increasing in value or all decreasing in value, ठीक है। if 6 consecutive points are all increasing in value or decreasing in value, इस सूरत में भी क्या होगा जो भी हमारा सिस्टम है वो स्टैटिस्टिकल कंट्रोल से आउट होगा जब हम कहेंगे कि हमने जो भी अपना सैंपल एनालाइज किया तो जो सैंपल एनालाइज करने के बाद हमारे अगर 6 पॉइंट कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाते हैं, मतलब पहली वैल्यू यहाँ आ गई, सेकंड यहाँ आ गई, थर्ड यहाँ आती है, फोर्थ यहाँ आती है, फिफ्थ यहाँ, सिक्स यहाँ, मतलब कॉन्जेक्टिवली इंक्रीज हो रहा है। या अगर हम अपोजिट साइड में देखें कि हमने अपना सब भी सैंपल एनालाइज किया जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं वो कॉन्टीन्यूसली डिक्रीजिंग में आ रहे हैं, अगर कॉन्टीन्यूसली डिक्रीजिंग वैल्यू आएंगी या फिर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग वैल्यू आएंगी तो उस सूरत में भी हमारा क्या होगा, सिस्टम आउट ऑफ कंट्रोल होगा। नेक्स्ट जो है रूल नंबर 5, a system is considered to be out of statistical control if 14 consecutive points alternate up and down in value, ठीक है। रूल नंबर 5 क्या है, आपने ऐसा कोई सैंपल एनालाइज किया है जिसके फॉर एग्जांपल 15 सैंपल्स आपने एनालाइज किए जिनके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो क्या है, अप एंड डाउन फॉर्म में आ रहे हैं, मतलब 2 वैल्यू या 1 वैल्यू आपकी ऊपर आ गई, फिर 1 या 2 वैल्यू नीचे आ गई, फिर देन अगेन, मतलब हम कह लें कि हमारे पास जो हमारे ग्राफ की शक्ल बन रही होती है अगर वो कुछ इस फॉर्म में बनती है, ठीक है, या कोई इस तरह से बनती है, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग अप्स एंड डाउन्स की फॉर्म में हमारे पास वैल्यू आती है और हमारा ग्राफ ड्रा होता है, तो उस सूरत में भी क्या होगा कि हमारा सिस्टम जो है वो आउट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल होगा, ठीक है। A system is said to be out of statistical control if 14 consecutive points, if 14 consecutive points are alternate ups and down, ठीक है, इन वैल्यू, मतलब आइदर डायरेक्शन में, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में हमने देखे चाहे डाउनवर्ड में। और लास्ट जो है वो रूल नंबर 6 क्या है, अ सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी आउट ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल इफ एनी ऑब्वियस नॉन रैंडम पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड। System is said to be out of control if non-random pattern is observed. If non-random
रैंडम पैटर्न इज ऑब्जर्व। तो बेसिकली ये 6 रूल्स होते हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास कंट्रोल चार्ट आते हैं हम उनको इंटरप्रेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी ये जो ग्राफ है ये स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो भी रिजल्ट्स आई हैं, वैल्यूज़ आई हैं, वो हमारे पास नॉन रैंडम है। कोई एक हम ये नहीं कह सकते कि जो भी हमने हमारे पास सेंट्रल लाइन हमने रखी थी या मीन वैल्यू हमने रखी थी उस मीन वैल्यू के पास हमारे जो है वो पॉइंट्स नहीं आते। मोस्टली पॉइंट्स या तो अबव दी लाइन है या फिर बिलो दी लाइन है। तो ये बेसिकली ये जो ग्राफ है कंट्रोल चार्ट है ये एक ऐसे सिस्टम का ही है या एक ऐसी प्रॉपर्टी जो एनालाइज की गई है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ का चार्ट है जो क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि वो प्रॉपर्टी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, बिल्कुल स्टैटिस्टिकल कंट्रोल के अंडर नहीं आती। ठीक है, बेसिकली कंट्रोल चार्ट के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इवेल्युएट कर लेते हैं कि हमारा जो भी सिस्टम है या क्वालिटी एश्योरेंस का डाटा आ रहा है वो हमारे अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है या नहीं। क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, बेसिकली या तो हमने देख लिया कि हमारे पास जो भी हमारा डाटा आता है हम उसको इवेल्युएट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी प्रॉपर्टीज़ अगर कोई भी हमारे सिस्टम की है जिनको हम एनालाइज करना चाह रहे हैं उनको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। कंट्रोल चार्ट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस बिकॉज दे प्रोवाइड एन ईजिली इंटरप्रेटेड पिक्चर्स ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टेट ऑफ एनालिटिकल सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास जो भी हमारा सिस्टम है वो अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है या नहीं। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इंशाल्लाह अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।